विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। कहते हैं संगीत भावनाओं की एक वैश्विक भाषा है। ये वास्तव में मानवीय रूप से संगठित ध्वनियां हैं जो भावनाओं को व्यक्त करने का काम करती हैं। विश्व की सभी संस्कृतियों में ये किसी न किसी रूप में मौजूद है। पश्चिमी देशों में कई शोध हुए हैं जहां किसी खास बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित मरीजों को वहां के प्रचलित संगीत सुनाने से बेहतर परिणाम मिले हैं। इसी तरह से भारत में भी हुए शोधों में यहाँ के कर्नाटक संगीत या राग मालकौस या हिंदुस्तानी संगीत का खास बीमारियों पर सकारात्मक असर देखने को मिला है। यानी संगीत अलग था लेकिन परिणाम एक थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या भावनाओं को जगाने की संगीत की क्षमता सांस्कृतिक अंतर के परे जा सकती है? मानेसर स्थित नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की मस्तिष्क विज्ञानी नंदिनी चैटर्जी सिंह और कुछ अन्य शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में इसी सवाल का जवाब खोजने का प्रयास किया है, जिसके नतीजे कुछ समय PLOS ONE पत्रिका में प्रकाशित हुए। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में भारत के विभिन्न शहरों के 144 लोगों और अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, जापान, कोरिया के 112 लोगों को हिंदुस्तानी संगीत के 12 रागों के कुछ टुकड़े ऑनलाइन सुनाए। इसमें उन्होंने सरोद पर रोगों के आलाप और उसके बाद गत यानी बंदिश सुनाई। अध्ययन में जब हंस ध्वनि जैसे राग बजाए गए तो भारतीय संस्कृति से परिचित भारतीय श्रोताओं और भारतीय संस्कृति से अनजान विदेशी श्रोताओं दोनों ने आनंदित महसूस किया। और जब राग मारवा बजाया गया तो दोनों समूहों ने उदासी की भावना महसूस की। संस्कृति से अपरिचित समूह के लोगों ने लयबद्ध हिस्से यानी गत पर अधिक सरलता से प्रतिक्रिया दी। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये नतीजे कुछ वैसे अध्ययन रिपोर्ट से मेल खाते हैं जिनमें कहा गया है कि अमेरिकी दर्शकों ने पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य पर अधिक प्रतिक्रिया दी। यानी श्रवण के मामले में एक सार्वभौमिकता है, लेकिन ये सार्वभौमिकता आई कैसे और दुनिया भर की संगीत उन्हीं मूल सुरों और धुनों का उपयोग कैसे करती है? क्या डीएनए की तरह ही संगीत भी हमें जैव विकास के उपहार स्वरूप मिला है? 1990 के दशक से बायोम्यूजिकलिटी नामक एक समूचा विषय उभरा है जिसमें संगीत की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। इसमें ये जानने की कोशिश की जाती है कि संगीत के प्रोसेसिंग में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शामिल होता है और विभिन्न संस्कृतियों के संगीत की साझा विशेषताएं क्या हैं। कुछ शोधकर्ता बताते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य उस समय की उपयुक्त सामग्री से ड्रम बजाते थे, जिसे जैव विकास की प्रक्रिया में हमने अपने प्राइमेट बंधुओं से उधार लिया था। कुछ पुरातत्वविदों ने लगभग 4000 से 5000 साल पहले के प्रागैतिहासिक पूरा पाषाण युग के मनुष्य यानी निएंडरथल के संगीत की पड़ताल की है। प्रागैतिहासिक काल का पहला वाद्य यंत्र था बांसुरी, जिसे एक युवा भालू की हड्डी से बनाया गया था। स्लोवेनिया में प्राप्त इस खोखली हड्डी से बनी बांसुरी में कम से कम 3 सुराख थे। एक और बांसुरी चीन के जियाओ क्षेत्र में मिली थी, जिसके आइसोटोप डेटिंग से पता चलता है कि ये प्रागैतिहासिक काल की बांसुरी से भी अधिक पुरानी यानी 7000 से 8000 साल पहले की है। और जो शोधकर्ताओं ने इसे बजाया तो जो संगीत पैदा हुआ उसने उन्हें पारंपरिक डोरेमी पा सोला टी यानी सारे गामा की याद दिला दी, यानी 7 सुरों की सरगम।